ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये एक फ़िक्शनल कहानी है जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देती है। ये कहानी हमें एक रियल लाइफ कंसंट्रेशन कैंप के बारे में बताती है कि साउथ कोरिया में था। एक ऐसा कैंप जहाँ असली अनाथ बच्चों को मजबूर किया गया काम करने पर, बिल्कुल स्क्विड गेम की तरह। ये भी अमीर लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता था और अगर काम करने में कोई छोटी सी भी गलती होती तो उन स्टूडेंट्स को भी स्क्विड गेम की तरह मार दिया जाता था। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये वो ड्रामा है जिसका सीज़न 1 ने हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा देखा गया फिक्शनल गेम शो बना। लेकिन सीज़न 2 इतनी ही खामोशी से लॉन्च हुआ कि अपने पहले दिन ही डेली चार्ट्स भी टॉप नहीं कर पाया। ये वो फिक्शनल गेम शो है जिसने अकेले नेटफ्लिक्स को रिवाइव किया और ये वो गेम शो है जो कई लोगों की मौत का सबब बना, वो मौतें जिनको आज भी इंटरनेट पर डिस्कस नहीं किया जाता। Squid Game is not like anything else on television. Think Hunger Games meets Parasite, a gory dystopian thriller on track to be the most watched streaming sensation ever. The series हवांग डोंगकोंग का एक ख्वाब था कि वो एक ऐसी कहानी सुनाए जो उनके दिल और दिमाग दोनों हिला के रख दे। हवांग अपनी माँ के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। वो सुबह छोटी मोटी स्क्रिप्ट्स लिखता और रात को बड़े बड़े ख्वाब देखता। हवांग ने अपने शुरुआती दिनों में बहुत गरीबी का सामना किया। उसे यूनिवर्सिटी की फ़ी के लिए भी छोटी मोटी जॉब्स करनी पड़ती और इस तरह वो अपने ख्वाबों का पीछा करता रहा। लेकिन उसकी मेहनत तब रंग लाई जब 2014 में उसकी पहली मूवी सुपर हिट बन गई। लेकिन हवांग को पता था कि ये एंड नहीं है, क्योंकि असली गेम अभी बाकी है, स्क्विड गेम अभी बाकी है। हवांग ने स्क्विड गेम की स्क्रिप्ट 2009 में लिखी थी। ये स्क्रिप्ट अपने वक्त से बहुत आगे थी, इसलिए कोई प्रोड्यूसर इसे लेने के लिए तैयार नहीं था। 10 साल तक काम करने के बाद हवांग ने इस स्क्रिप्ट को एक बॉक्स में रख दिया, लेकिन इस स्क्रिप्ट को बेचने की ख्वाहिश रोज़ उसको उस बॉक्स तक खींचने आती थी और वो रोज़ चेक करता था कि स्क्रिप्ट वहाँ है या नहीं। हवांग एक मांगा कैफ़े में बैठा रहता, जो एक कोरियन कैफ़े है जहां आप बुक्स पढ़ सकते हैं। वो वहां बैठकर अपनी स्क्रिप्ट को और रिफाइन करता था। उसका रीडिंग टेस्ट काफ़ी डार्क और सेनिस्टर था। उसे वो कहानियां पसंद थी जहां अमीर लोग गरीब लोगों का फ़ायदा उठाते। ये डार्क कहानियां स्क्विड गेम की बैकबोन बन गई। स्क्विड गेम एक गेम शो है। अगर हम डिटेल में देखें तो ये एक ऐसा गेम शो है जहां सोशल हायरार्की को चैलेंज किया गया। ये एक ऐसी कहानी है जो इन इक्वलिटी को हाईलाइट करती है, लेकिन ये भी दिखाती है कि पैसों के लिए एक डेस्परेट इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। 2018 नेटफ्लिक्स ने डिसाइड किया कि वो अपना पहला नॉन अमेरिकन शो स्ट्रेंजर्स थिंग्स के साथ इंटरनेशनल जाएंगे। इस सक्सेस ने उन्हें साउथ कोरिया में एक ब्रांच खोलने का आइडिया दिया। 1978 में डिसाइड हुआ कि 1981 का ओलंपिक्स साउथ कोरिया में होगा। लोग इस फैसले पर बहुत खुश थे, लेकिन साउथ कोरिया की गवर्नमेंट को टेंशन थी, क्योंकि साउथ कोरिया के स्ट्रीट्स पर बहुत गरीब, ड्रग एडिक्ट्स और यतीम बच्चे मौजूद थे और साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनका ये इमेज दुनिया को दिखे। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक ब्रॉदर होम बनाया जाए। इस प्रोजेक्ट को टीवी पर एक फ्री हेवन के तौर पर एडवर्टाइज किया गया, लेकिन असल कहानी एक हेल से कम नहीं थी। पुलिस ने गरीब और यतीम बच्चों को किडनैप करना शुरू कर दिया और उन्हें ब्रदर्स होम बेचना शुरू कर दिया। ब्रदर्स होम के अंदर हर एक यतीम बच्चे को मजदूरों से ज़्यादा काम करवाया जाता था। अगर कोई काम गलत होता तो उन्हें सज़ा मिलती और सबको एक एक नंबर दिया जाता, बिल्कुल स्क्विड गेम की तरह। When two policemen approached him and asked him, "Why are you here? Are you alone?" The policeman told him, "Come with us to the police office. We're going to take you home." And of course, being 12 years old, naive, and thinking that these are policemen, obviously I could trust them, he ended up following them to the station. Little did he know that this would change his life forever. एक इन्वेस्टिगेटर पार्क ने इस जगह का पता लगाया और मीडिया के जरिए एक्सपोज किया, लेकिन ना तो पार्क को कभी अरेस्ट किया गया और ना ही विक्टिम्स को कभी इंसाफ मिला। सिर्फ 28 दिनों में ही स्क्विड गेम ने हर रिकॉर्ड तोड़ दिए और नेटफ्लिक्स का सबसे ज़्यादा देखा गया शो बन गया। लेकिन इस सक्सेस के एक डार्क साइड भी थी। क्रिटिक्स कहते हैं कि स्क्विड गेम की डार्क और वायलेंट थीम ने एक्सप्लॉइटेशन और वायलेंस को नॉर्मलाइज किया है।
एक कंट्रोवर्सी तो तब हुई जब एक विलेन का नंबर असल में एक कोरियन स्टूडेंट का निकला। उस स्टूडेंट को पब्लिक ने बहुत हैरेस किया और नेटफ्लिक्स को भारी कॉम्पेंसेशन देनी पड़ी। मैं अभी खड़ा हूं पूरे $50 लाख की असली नोटों पर, जो कि एंटरटेनमेंट हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा ग्रैंड प्राइज है। और आज यहाँ इन $50 लाख के लिए मुकाबला करेंगे ये पूरे 1000 कंटेस्टेंट्स। चलो आ जाओ। आप जो देख रहे हैं वो बिल्कुल असली है। पूरे 1000 प्लेयर्स का एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर जो अभी इस एरिना में कदम रख रहे हैं। पर इन 1000 लोगों में से किसी एक में ही वो काबिलियत होगी जो इन सभी लोगों को हराकर अपने घर ले जाएगा ये पूरे $50 लाख का इनाम। बीस्ट गेम्स में स्वागत है। स्क्विड गेम की सक्सेस को देखते हुए मिस्टर बीस्ट ने एक रियल लाइफ स्क्विड गेम बनाने का डिसाइड किया। ये एक रियल लाइफ पार्टिसिपेंट्स और रियल प्राइज मनी वाला शो है। अब सवाल ये है कि लोग स्टेज ड्रामा देखेंगे या एक रियल गेम जो रियलिटी और प्राइज मनी के साथ है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।